नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्र डी एक्स। आपको एक इंटीग्रांड दे रखा है, लेट आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र डी एक्स। यहां पर हम ई की पावर एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि यहां पर फंक्शन दे रखा है, साथ में प्लस में उसका डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो केवल पहले वाले पार्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे, दूसरे वाले पार्ट को सेम रखना है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आइलेट, यहां पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका। तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेटिंग बाय फर्स्ट पार्ट्स, तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, एंड टोटल में जो टर्म मिलेगी उसका इंटीग्रेशन, प्लस में ये टर्म आपकी यहां पर साथ में चल रही है। यहां पर e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस e की पावर x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx। दोनों टर्म को जरा ध्यान से आप देखें तो यहां पर क्या है, ये प्लस की ये माइनस की, ये कैंसिल हो जाएंगी, तो यहां पर मिलेगा e की पावर x इंटू टेन इनवर्स x प्लस सी। ये क्या है आपका i दे रखा है, i की वैल्यू आई है इसमें। तो जब भी ऐसा केस बनता है कि फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन हो, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी एक इंटीग्रल आपको दे रखा है, लेट i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स dx। यहां पर हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 टू a एफ एक्स dx को आप ऐसा लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी, 0 टू a एफ एक्स को आप अपर लिमिट माइनस एक्स में लिख सकते हैं। तो यहां पर आप इसकी जो लिमिट है वो दे रखी है आपको 0 टू पाई बाई 2, ये फर्स्ट है। यहां पर ये लगाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2, यहां पर हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहां पर भी x है वहां पर क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहां पर हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अब साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है आपका, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा के, एंड कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है साइन थीटा के। तो ये फॉर्मूला यहां पर लगाने के बाद क्या बन जाएगी टर्म, 0 टू पाई बाई 2, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, रूट ऑफ कॉस एक्स, रूट ऑफ साइन एक्स dx। ये आई हो गया, इसको आप बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पर हो जाएगा i प्लस आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। देखिए दोनों को अलग अलग लिखेंगे, फिर दोनों की टर्म को हम ऐड कर लेते हैं सीधा, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और यहां पर है रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और टोटल का डिफरेंशिएशन dx। डेनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएंगे यहां पर हो गया 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहां पे आ गया अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और नीचे भी डेनोमिनेटर जो एलसीएम है वो यही आया है दोनों का, इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, तो यहां पे क्या आ गया आपका 1 आ गया,
और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट को पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i किसके बराबर आ गया आपका, पाई बाई 2 के बराबर आ गया। 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसमें इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई है इस इंटीग्रांड के लिए, वो i इज इक्वल टू पाई बाई 4 मिली है आपको यहां पर। तो केवल आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करना है एंड देन उसके बाद इंटीग्रल्स को ऐड कर देना है। फिर यहां पर टर्म कैंसिल होने के बाद मे बी 99% यहां पर 1 ही बनता है, कुछ और टर्म बनती है तो भी आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या दे रखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एंड इसको आपको सॉल्व करना है। तो जरा देखिए क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x। तो ये एक डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से p किसके बराबर है आपका, सेक एक्स के, एंड q किसके बराबर है आपका, 10x के बराबर है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है आपका, वो है e की पावर पी डी एक्स। अब p क्या है, सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस 10x। अब e से log कैंसिल हो जाएगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर आ गया, वो आ गया सेक एक्स प्लस 10x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज गिवन बाई, वो होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो y रहेगा आपका, और आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है सेक एक्स प्लस 10x। q की वैल्यू क्या है आपकी 10x इंटू सेक एक्स प्लस 10x। ये तो टर्म सेम ही रहेगी आपकी, यहां पर 10x के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल लगाएंगे तो सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है आपका सेक एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स का कोई सीधा फार्मूला नहीं होता, तो 10 स्क्वायर एक्स को हम ब्रेक कर लेंगे। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल लगाएंगे, सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। यहां पे आ गया सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस सी, और यहां पर था y इंटू सेक एक्स प्लस 10x। तो यही क्या है आपका इंटीग्रेशन है इस टर्म के लिए। तो पहले आपने इसको कंपेयर किया, p और q की वैल्यू निकाली, देन उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। यहां पर वैल्यू रखी, सॉल्व किया, एंड जो आपको वैल्यू मिलेगी वही क्या होगा आपका सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 4 cards are drawn with replacement 1 by 1 from a well shuffled pack of 52 cards। आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उनमें से 4 कार्ड्स निकाले जाते हैं।
विद रिप्लेसमेंट। पहला निकाला, उसको देख के वापस रख दिया, फिर से दूसरा निकाला, उसको वापस रख दिया। इस तरीके से 4 कार्ड निकाले जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 स्पेड। उनमें से 3 कार्ड स्पेड हों, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ये बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है आपका। यहां पर हम मान लेंगे लेट P denotes द इवेंट ऑफ सक्सेस। हमने सक्सेस आना क्या मान लिया है, P इवेंट मान लिया है, और सक्सेस क्या है, दैट मीन्स गेटिंग ए स्पेड। एक स्पेड का कार्ड आपको मिले, इसको हमने क्या माना है, सक्सेस माना है। एंड Q डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, मतलब स्पेड ना मिले, उसके अलावा कोई कार्ड मिले, वो Q डिनोट कर रहा है आपका। P की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो ध्यान से देखिए भाई। स्पेड में टोटल कार्ड कितने होते हैं आपके पास, 52। उसमें स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, तो स्पेड के उसमें होते हैं 13 कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स तो हैं आपके पास 52 एंड स्पेड है उनमें से 13। तो 13 में से कोई एक आएगा, तो P की वैल्यू क्या हो गई, 1/4। मतलब स्पेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 हो गई। अब स्पेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 1 - P, दैट मीन्स 3/4। P और Q मिल गए। अब यहां पर हम मान लेते हैं लेट X डिनोट द रैंडम वेरिएबल ऑफ सक्सेस। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 स्पेड्स, मीन्स Px इज इक्वल टू 3। देखिए जब आपके n ट्रायल हो रहे हों, उसमें आपको R सक्सेस मिले, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है NCR, P की पावर R, Q की पावर n - R। जहां पर n ट्रायल हो रहे हैं, उसमें से R में सक्सेस मिले, उसका फॉर्मूला ये होता है। ट्रायल कितने हो रहे हैं हमारे, 4 हो रहे हैं, उसमें से हमें सक्सेस कितनी चाहिए, सक्सेस आने का मतलब है स्पेड कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो P क्या है, P की वैल्यू है 1/4, इसकी पावर 3 एंड 3/4 की पावर 1। ये जनरल फॉर्मूला होता है बर्नौली ट्रायल्स के लिए। तो अब केवल इसको सॉल्व करना है हमें। यहां पर 4C3 कितना हो जाएगा, ये 4 होता है, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/64। मीन्स आपको 3 स्पेड मिलेंगे 4 ड्राज के अंदर। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है आपकी, 3/64 है। वो आपसे ऐसा भी बोल सकता था कि 4 ड्राज में 2 स्पेड मिले, तो आपको क्या करना था, यहां Px इज इक्वल टू 2 निकालना था। 4C2 1/4 की पावर 2 एंड 3/4 की पावर 4 - 2 मीन्स 2 आता। 1 स्पेड के लिए भी पूछ सकता था एंड वो चेंज कंडीशन को चेंज कर सकता है, बट कंसेप्ट सेम रहेगा आपका। तो इस क्वेश्चन के साथ सेक्शन बी फिनिश हो गया। अब हम पढ़ते हैं आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी का सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। दी गिवन इक्वेशन इज tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। ये है इक्वेशन। हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है, बिकॉज tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो यही फॉर्मूला हम यहां पर लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा आपका, दोनों टर्म को ऐड करना है, वन माइनस दोनों की मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 हो गया 6, x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। इस tan इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा tan π/4। tan π/4 होता है 1, तो यहां आ गया 5x अपॉन
1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहां पे आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। दोनों को इस तरफ ले आएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब केवल हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड जो x की वैल्यू मिलेगी वही आंसर होगा। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो -6 आए और ऐड करने पर कितना आ जाए आपका 5 आ जाए प्लस का, ऐड या माइनस करने पर तो वो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 मिलेगा, ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा हमें। इन दोनों में से 6 कॉमन आ सकता है तो अंदर बचेगा आपका 6x कॉमन ले सकते हैं हम। यहां बचेगा x प्लस 1, यहां से -1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 कॉमन ले लिया दोनों में से, यहां आ गया 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो ये टर्म 0 के बराबर होगी या फिर ये टर्म 0 के बराबर होगी। यहां से x की वैल्यू आई -1 और यहां से x की वैल्यू आ गई 1/6। तो x की यही दो वैल्यूज हैं आपकी इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले हमने इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी लगाई है, देन उसके बाद केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है एंड हमने x की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट कर ली है। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है वो क्या है, इफ y इज इक्वल टू x cos x की पावर x फाइंड dy बाई dx। तो एक लॉगरिथम फंक्शन आपको दे रखा है जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं एंड क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। तो जरा देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आपको दे रखा है y इज इक्वल टू x cos x की पावर x। तो जरा देखिए अब यहां पर हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। यहां पर आ जाएगा log y इज इक्वल टू log x cos x की पावर x। अब यहां पर देखिए log में जो फंक्शन की पावर होती है वो आगे आ जाती है, इसको आप लिख सकते हैं n log m। तो यहां पर क्या बन जाएगा log y इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा log x cos x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले log का करेंगे तो वो हो जाएगा 1/y और y का करेंगे तो वो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो पहले log का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x cos x और फिर x cos x का करेंगे तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब हम x cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन है। इसमें भी अब देखिए x सेम, cos x का हो गया माइनस साइन x एंड cos x सेम, x का हो गया 1। तो ये पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया प्लस, अब पहले हमने इसको सेम रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया, अब इसको सेम रखेंगे और x का करेंगे वो हो जाएगा 1। यहां पर x से x कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, तो cos x से दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका sin x अपॉन cos x हो जाएगा -10x। यहां पर बन जाएगा 1 और यहां पर है प्लस में log x cos x। ये y डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू भी हम यहीं पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं x cos x की पावर x इनटू, यहां पर क्या आ जाएगा आपका -x tan x प्लस 1 प्लस log x cos x। क्योंकि ये जो y होगा वो पूरी की मल्टीप्लाई में आएगा तो हमने इसको पूरी टर्म की मल्टीप्लाई में लिख दिया है और यही क्या है इसका डिफरेंशिएशन है आपका। तो आपको केवल ये चेक करना है कि फंक्शन किस तरीके का दे रखा है।
अगर वो एक लॉगरिथम फंक्शन है, मतलब फंक्शन की पावर कुछ फंक्शन हो, या फिर हम बोलते हैं कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, तो उस फंक्शन में आपको दोनों तरफ लॉग लेना होता है एंड देन उसके बाद ये रिक्वायर्ड फॉर्मूले यूज करके आप उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट द पॉइंट ए एम स्क्वेयर ए एम क्यूब। आपको एक कर्व दे रखा है, उस कर्व पर पास होने वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और एक पॉइंट दे रखा है एट द पॉइंट ए एम स्क्वेयर ए एम क्यूब। तो सबसे पहले हम इस कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलने के बाद हम स्लोप और इस पॉइंट को पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर, और फिर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी आपकी। तो हम सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, दैट मींस dy बाई dx निकालेंगे। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, क्या दे रखी है आपको, ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये दे रखी है। यहां पर हमें dy बाई dx निकालना है, इंप्लिसिट फंक्शन है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो a कांस्टेंट है, y में पहले पावर का करेंगे तो वो हो जाएगा 2y, और फिर y का करेंगे तो dy बाई dx। यहां पर x का हो जाएगा 3x स्क्वेयर, dy बाई dx को इधर रखो, बाकी टर्म्स को इधर ले जाओ, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर अपॉन 2ay। अब आपको एक पॉइंट दे रखा है, उसमें पॉइंट क्या है, am स्क्वेयर am क्यूब। इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं, तो dy बाई dx एट am स्क्वेयर am क्यूब इज, वो हो जाएगा 3 इंटू एक्स का स्क्वेयर, मतलब इस टर्म का स्क्वेयर, तो am स्क्वेयर का स्क्वेयर, और नीचे 2a इंटू वाई मतलब am क्यूब। तो जरा देखिए, ये हो जाएगा 3a का स्क्वेयर a स्क्वेयर, और m स्क्वेयर का स्क्वेयर हो जाएगा m की पावर 4, नीचे 2a स्क्वेयर m क्यूब, a स्क्वेयर से a स्क्वेयर कैंसिल हो गया, m क्यूब जब ऊपर जाएगा तो पावर बचेगी 1m की, तो यहां पर आ जाएगा 3/2m। तो dy बाई dx किसके बराबर आ गया, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपका वो आ गया है 3/2m। अब स्लोप हमें मिल गया, स्लोप के बाद आपके पास इक्वेशन, यदि आपका जो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है वो x1 y1 पॉइंट से पास हो रहा हो और उसका स्लोप m हो, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है आपकी। तो x1 y1 की जगह तो ये पॉइंट दे रखा है और m की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, तो हम यही लाइन यहां पर लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू am स्क्वेयर इंटू am क्यूब इज गिवन बाई, एंड इसमें स्लोप को भी मेंशन कर दें, एंड हैविंग स्लोप 3/2m इज गिवन बाई, क्या होगा, y माइनस y1 मतलब ये वाला पॉइंट am क्यूब इज इक्वल टू m की जगह ये वैल्यू x माइनस x1 मतलब am स्क्वेयर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 2 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 इंटू वाई माइनस am क्यूब इज इक्वल टू 3m इंटू x माइनस am स्क्वेयर। अब जरा देखिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां आ जाएगा 2y माइनस 2am क्यूब इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 3mx माइनस 3am क्यूब, दोनों को इधर ले आते हैं, 2y माइनस 3mx
-2am³ प्लस 3am³ इज इक्वल टू 0। ये 3 ये -2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का am³ इज इक्वल टू 0। तो यही क्या है, आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इसके लिए। अगर वो आपसे कहता कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कीजिए, तब भी फॉर्मेट यही था आपका, बस यहां पर जो m होता है ना, उसकी जगह हम क्या पुट करते, स्लोप ऑफ नॉर्मल को सब्स्टिट्यूट करना होता। और स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर किसके होता है, वो होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल चुके हैं, उससे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाता। इसी इक्वेशन के अंदर यहां पर स्लोप ऑफ नॉर्मल पुट करते ही ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन बन जाती, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी क्वेश्चन के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्या है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर। एक ट्रायंगल ABC है, उसके A, B और C के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं। एंड देन इन ABC के वर्टिसेस को यूज करते हुए आपको उस ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको थोड़ा रफ स्केच से आपको समझाता हूं, जरा देखिए भाई। ये एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, ये है ABC। A के वर्टिसेस दे रखे हैं 1 2 3, B के वर्टिसेस दे रखे हैं -1 0 0, C के वर्टिसेस दे रखे हैं 0 1 2। अब यहां पर वो कह रहा है इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। भाई मैं बोल दूं कि AB का जो वेक्टर है वो AB वेक्टर किसके बराबर है, A वेक्टर के, और AC वेक्टर किसके बराबर है, B वेक्टर के। अगर मुझे ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स पता चल जाएं, दो एडजेसेंट वेक्टर्स पता चल जाएं साइड्स के, तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, वो होता है 1/2 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स और उनका मॉड्यूलस। ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स का मॉड्यूलस लेके उसका हाफ करने पर आपको क्या मिल जाता है, आपको उसका एरिया मिल जाता है। तो बस मुझे यहां पर AB वेक्टर और AC वेक्टर निकालना है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मॉड्यूलस फाइंड करना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। A के वर्टिसेस ये दे रखे हैं, A के लिए आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ A वो हो जाएगा i कैप 2j कैप 3k कैप। i j और k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ B लिख सकते हैं हम, वो हो जाएगा -i कैप 0j कैप 0k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ C लिख सकते हैं हम 0i कैप j कैप प्लस 2k कैप। एडजेसेंट साइड्स चाहिए भाई, ये दोनों एडजेसेंट साइड हैं, तो हम निकाल लेते हैं AB वेक्टर। तो वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब B के पोजीशन वेक्टर में से A के घटाने हैं, तो -1 कितना हो जाएगा, -2i कैप। 0 -2 कितना हो जाएगा, -2j कैप। 0 - 3 कितना हो जाएगा, -3k कैप। तो AB वेक्टर किसके बराबर आ गया, -2i कैप -2j कैप -3k कैप। इसके बाद हम निकालते हैं AC वेक्टर, वो बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो C में से A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 0 - 1 कितना हो जाएगा, -i कैप। 1 - 2 कितना हो जाएगा, -j कैप। 2 - 3 कितना हो जाएगा, -k कैप। तो AB वेक्टर मिल गया, AC वेक्टर मिल गया। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर वो बराबर होगा i j k। अब AB वेक्टर के i j और k के कोएफिशिएंट्स वो है -2 -3 -2 -3। एंड AC वेक्टर के क्या होंगे, -i -j -k। यहां पर है -1 -1 बस इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, i कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 × -2 हो जाएगा 2 -j। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा 2 और यहां पे आ जाएगा -3 प्लस k कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2
-2, यहां पे आ गया -i कैप, यहां पे आएगा -1, वो इससे टकरा के प्लस बन जाएगा, +j कैप 0k कैप। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर किसके बराबर आ रहा है आपका? वो आ रहा है इस टर्म के बराबर। अब यहां पर हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 + 1 मीन्स √2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज गिवन बाई, वो क्या होता है? दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट और उनका मॉड्यूलस, और उसको हमें 2 से डिवाइड करना होता है। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉड्यूलस कितना आया है आपका? √2। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो नीचे वाले 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं √2 × √2। यहां पर ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/√2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर है? वो है आपका 1/√2 स्क्वायर यूनिट्स। ये है आपका इस ट्रायंगल ABC के लिए एरिया। अब आपको एरिया निकालना है तो आप जरूरी नहीं है कि AB और AC एडजेसेंट साइड्स को भी ही यूज करें। आप यहां पर ले लें BC वेक्टर, BA वेक्टर, BC और BA ये दोनों भी एडजेसेंट साइड हैं, इन्हें यूज करोगे तो भी एरिया मिल जाएगा। C से ले सकते हो CA वेक्टर, CB वेक्टर, ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स हैं, इन्हें लोगे तो भी एरिया मिल जाएगा। किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड्स को यूज करना है एंड आप सेम प्रोसीजर से किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A एंड B। एक फैक्ट्री है जिसमें 2 मशीनें हैं, A और B, 2 मशीनें हैं आपकी। A प्रोड्यूसेस 60%, A का जो प्रोडक्शन रेट है वो है 60% एंड B प्रोड्यूसेस 40% ऑफ आइटम्स। तो A का जो प्रोडक्शन रेट है वो 60% है और B का प्रोडक्शन रेट 40% है आपका। फर्दर फर्स्ट 1% ऑफ मशीन A एंड 2% ऑफ मशीन B प्रोड्यूसेस डिफेक्टिव आइटम्स। मतलब जो मशीन A है वो 1% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करती है एंड जो मशीन B है वो 2% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करती है। मतलब वो जितने आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उसमें से 1% तो मशीन A का डिफेक्टिव होता है और 2% मशीन B का डिफेक्टिव होता है। उसके बाद इफ फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन 1 आइटम इज सिलेक्टेड, दोनों का जो प्रोडक्शन है वो सामने रखा हुआ है, उसमें से एक आइटम सिलेक्ट किया जाता है एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और वो डिफेक्टिव पाया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो मशीन ए के द्वारा बना हो। आई रिपीट द क्वेश्चन। 2 मशीनें हैं A और B। A 60% प्रोड्यूस करती है, B 40% प्रोड्यूस करती है। जो मशीन A के द्वारा डिफेक्टिव बोल्ट बनते हैं वो 1% है और मशीन B 2% डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है आपकी, या डिफेक्टिव आइटम बनाती है, सॉरी। तो यहां पर जो आइटम है वो साथ में रखे हुए हैं, उनमें से कोई एक आइटम निकाला गया है आपका, और वो आइटम जो हमने निकाला हमने देखा कि वो तो डिफेक्टिव है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो डिफेक्टिव आइटम मशीन ए के द्वारा बना हुआ आपका। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है आपका। आप ध्यान से देखें भाई, ये परसेंटेज देने का मतलब क्या है, अलग से समझिए, इस क्वेश्चन को लीव करें थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए कोई ए इवेंट है और वो बोल दे 2% चांसेस हैं इसके होने के, मतलब परसेंटेज देने का मतलब है कि उसने प्रोबेबिलिटी दे दी आपको। 2% को आप ऐसा लिख सकते हैं 2/100, मतलब 100 ट्रायल्स में से जो ए इवेंट है वो 2 बार हो सकता है आपका। तो परसेंटेज देने का मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है उसकी। तो यहां पर 60% मतलब ए इवेंट के मशीन ए के द्वारा बनने की 60/100 प्रोबेबिलिटी है। तो हम अब क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर हम मान लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 16। लेट E1 बी द इवेंट ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए
E to be the event that item produced by machine B and A denotes the event of getting a defective item. एक डिफेक्टिव आइटम हमें मिले। अब जरा देखिए PE1 मतलब मशीन ए कितना प्रोड्यूस करेगी आपका, तो मशीन ए 60% दे रखा है, मतलब 60/100। तो मशीन ए के बोल्ट को, किसी भी आइटम को प्रोड्यूस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60/100 दे रखी है। सेम PE2 मशीन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, 40%, मींस 40/100। अब इसको कैंसिल मत करना, क्योंकि बेस थ्योरम में कैलकुलेशन काफी ट्रिकी बनती है। अब आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको बार बार एलसीएम लेना पड़ेगा, तो बेहतर है आप इसे कैंसिल ना करें। अब हम निकालते हैं PA/E1। अब देखिए ये PA/E1 का मतलब क्या है कि A का मतलब डिफेक्टिव आइटम मिले, और कब, जब वो मशीन A के द्वारा प्रोड्यूस हुआ हो। तो PA/E1 denotes the probability of getting a defective item when it is produced by machine A। जब वो मशीन A के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। PA/E2 किसको डिनोट करेगा, probability of getting a defective item when it is produced by machine B। तो ये मशीन B के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। तो PA/E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, भाई मशीन A के डिफेक्टिव आइटम्स कितने दे रखे हैं, 1%, मतलब 1/100। PA/E2 2%, मींस 2/100। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी पहले ही दे रखी थी आपको। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो आपको डिफेक्टिव आइटम है वो मिल चुका है। डिफेक्टिव आइटम आपको मिल चुका है, मतलब A पहले से हो चुका है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो मशीन A से हुआ हो। मशीन A मतलब E1 इवेंट हुआ हो, तो हमें निकालना है PE1/A। डिफेक्टिव आइटम मिल चुका है। अब इसके लिए भी आपको स्टेटमेंट लिख देनी है, डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी that a defective item is got and it is produced by मशीन A। वो मशीन A के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो। तो बाई बेस थ्योरम इसका फॉर्मूला क्या होता है, बाई बेस थ्योरम PE1/A का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा PE1 इंटू PA/E1 और नीचे सभी की मल्टीप्लाई, PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ये फॉर्मूला होता है, जिसके लिए निकाल रहे हैं वो ऊपर आएगा, बाकी सभी का प्रोडक्ट और सम हमें नीचे लिखना होता है। सबकी वैल्यू हमारे पास है, तो PE1/A किसके बराबर हो जाएगा, जरा देखिए। PE1 बराबर है 60/100, PA/E1 है आपका 1/100, यही सेम टर्म नीचे आ जाएगी। PE2 है आपका 40/100 एंड ये है आपका 2/100। अब जरा देखिए ऊपर एलसीएम लें, तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा 100 इंटू 100, दोनों की मल्टीप्लाई 60। नीचे कितना आ गया, 60/100 इंटू 100 प्लस 80/100 इंटू 100। अब जरा देखिए, अगर आप इसको कैंसिल कर देते, यहां पर अगर आप इसे कैंसिल कर देते तो यहां टर्म अलग अलग हो जाती और फिर आपको एलसीएम लेना पड़ता। अब डेनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सिंपली सेम हो गया, तो अब आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो 60/100 इंटू 100 और नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम भी कितना हो गया, 100 इंटू 100 और ये हो गया 60 प्लस 80। इससे ये टर्म कैंसिल हो गई। दूसरा फायदा, ये दोनों सेम हो गई, कैंसिल हो गया आपका। यहां पे आ गया 60
अपॉन 140, तो यहां पे 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो 3/7। तो जो P(E1/A) है वो किसके बराबर आ रहा है आपका, वो आ रहा है 3/7 के। मींस आपको जो डिफेक्टिव आइटम मिला है वो मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया होगा। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है आपकी, वो है 3/7 इस क्वेश्चन के लिए। नाउ सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखा है एंड इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो जरा देखिए, यहां पर इस थर्ड वाली इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं 0x, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी। ए जो है वो 3x3 की एक मैट्रिक्स होगी जो x y z के कोफिशिएंट है, 2 1 1, 2 -4 -2। अब x नहीं दे रखा था, इसका मतलब यहां पर उसका कोफिशिएंट 0 है, तो 0 3 -5। एंड x क्या होती है, x होते हैं वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। b एक मैट्रिक्स होगी जो इज इक्वल टू में दे रखे हैं आपको। अब सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो जरा देखिए, 2 बाहर, इस रो इस कॉलम को छोड़ा तो 20 माइनस ये हो जाएगा आपका -6 और ये बन जाएगा इससे प्लस का आपका -1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -10 -0 +1 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 6 -0 इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 26 और 26 इंटू 2 इज 52। यहां पे हो जाएगा प्लस का 10 एंड यहां पे हो गया 6, ये हो गया 58 इज इक्वल टू 10, 68 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b। जब भी हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आता है तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये क्या होता है, उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है। अब यहां x भी हमारे पास है, b भी हमारे पास है, a इनवर्स नहीं है, तो हम पहले a इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे और उसकी वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर्स a11। अब ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ा तो क्या बचेगा यहां पर, -4 -2 3 -5। -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 -6, ये कितना हो गया 26। उसके बाद a12 निकालेंगे हम, तो -1 की पावर 1 + 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -2 0 -5। -1 की पावर ऑड नंबर माइनस आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा -10 -0 मींस ये आ गया प्लस का 10 आपका। उसके बाद हम वैल्यू निकालें a13 की, तो -1 की पावर 1 + 3। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -4 0 3। -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, यहां हो जाएगा 6 -0 मींस ये आ जाएगा आपका 6। a13 कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम निकालते हैं a21, -1 की पावर 2 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां बचेगा 1 1 3 -5 1 1 3 -5। यहां देखिए -1 की पावर
ऑड नंबर है आपका, तो ये माइनस साइन आएगा यहां पर, और यहां पे आ गया -5 -3 मीन्स ये हो जाएगा -8 और इससे ये मिलके हो जाएगा +8। उसके बाद A22 -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 1 0 -5, -1 की पावर इवन नंबर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड यहां पर -10 -0 तो ये आ जाएगा -10। देन इसके बाद A23 -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पर बचेगा आपका 2 1 0 3, -1 की पावर ऑड नंबर माइनस आ जाएगा, यहां पे आ गया 6 -0 ये हो जाएगा -6। देन इसके बाद A31 -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां बचेगा 1 1 -4 -2, 1 1 -4 -2, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा -2 फॉर्मूले वाला माइनस और ये -4, तो ये -2 + 4 दैट मीन्स 2। उसके बाद A32 -1 की पावर 3 + 2, इस रो इस कॉलम को जो छोड़ेंगे तो यहां बचेगा 2 1 2 -2, 2 1 2 -2, -1 की पावर ऑड नंबर तो ये नेगेटिव हो जाएगा आपका, यहां पर -4 -2 ये हो गया -6 और यहां इससे मल्टीप्लाई होके +6। A33 -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 1 2 -4, -1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पे आ गया -8 -2 इज -10। तो कोफैक्टर्स की वैल्यू हमने निकाल ली। उसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, वो होता है आपका कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, या फिर हम बोलें कि AIJ का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स को लिखते हैं 26 10 6, 26 10 6, उसके बाद 8 -10 -6, उसके बाद है 2 6 -10, इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 26 10 6, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी 8 -10 -6 2 6 -10। अब यहां से हम निकालते हैं A इनवर्स। A इनवर्स किसके बराबर होता है आपका, A इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से A इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1/68 इंटू एडजॉइंट ऑफ A आया है 26 8 2 10 -10 6 और यहां पे है 6 -6 -10। सॉल्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, यहां पर सभी वैल्यूज रखते हैं। x तो यहां पर रहेगा, A इनवर्स है आपका 1/68 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10 और B है आपका 139। मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो की पहले कॉलम से, तो 26 इंटू 1 कितना हो गया, 26 हो गया। 8 इंटू 3 कितना हो गया आपका, ये हो गया 24 और 2 इंटू 9 इज 80, तो यहां पर ये हो गया आपका। उसके बाद सेकंड रो दूसरी रो की इस कॉलम से साथ, तो 10 इंटू 1 इज 10 -10 इंटू 3 इज -30 एंड 6 इंटू 9 इज 54। उसके बाद यहां पर 6 इंटू 1 इज 6 -6 इंटू 3 इज -18 एंड -10 इंटू -9 इज -90। इसको जरा ऐड करते हैं, यहां पर है x जो है आपका XYZ, यहां पर है 1/68 26 + 24 हो गया आपका 50 50 + 18 हो गया आपका 68। यहां पर
ये हो गया 64 एंड 64 माइनस 30 इज 34, तो यहां पर ये टर्म आ गई 34। उसके बाद यहां पर है, ये हो जाएगा आपका माइनस का 108 और ये है 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 102, तो माइनस का 102। सभी को सॉल्व कर लेते हैं। 68 की इससे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1, 34 अपॉन 68, ये से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1/2। अब 102 को 102 अपॉन 68, इसको हम कैंसिल करेंगे 2 से, 51 यहां पर 34, उसके बाद यहां पर 17 से 3 टाइम्स, 17 से 2 टाइम्स, और ये माइनस का था तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2। तो यहां से x किसके बराबर आ रहा है, 1 के, y किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के, एंड z किसके बराबर आ रहा है आपका, -3/2 के। तो x की वैल्यू है 1, y इज 1/2 एंड z इज -3/2। तो पहले हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लिख लिया, देन उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकाली, वो नॉट इक्वल टू 0 था, तो सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब हमने पहले a इनवर्स निकाला है और उसको इस इक्वेशन में पुट किया, मल्टीप्लाई करने पर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, और यहां से x, y और z को कंपेयर करके हमने x, y, z की वैल्यू यहां पर निकाल ली है आपकी।